15 साल बाद हुए स्कूल रियूनियन में एक पुरानी स्कूटर पर सादे कपड़ों में आई एक लड़की ताने और नफरत का केंद्र बन गई। किसी ने नहीं सोचा था कि जिसे वे नीची नजर से देख रहे थे वही एक दिन उन्हें सिर झुकाकर माफी मांगने पर मजबूर कर देगी। और फिर जब उस पर हंसने वाले लोग मुश्किल में पड़े तो उसी लड़की ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एक ऐसी शर्त पर जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। आज की कहानी आपको माफी की ताकत और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास दिलाएगी। मेरे साथ इस कहानी में चलिए और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप दिल को छू लेने वाली कोई भी सीख न चूकें। शहर के बीचों बीच स्थित 5 सितारा होटल के आलीशान हॉल में धीमी धीमी संगीत की धुन गूंज रही थी। सुनहरी रोशनी शानदार चमड़े की कुर्सियों और मेजों पर पड़ रही थी, जो मेज पर रखे रेड वाइन के गिलासों में चमक रही थी। कांच का स्वचालित दरवाजा खुला और एक परछाई अंदर आई। साथ ही बाहर आंगन में एक पुरानी स्कूटर के इंजन के बंद होने की आवाज आई। प्रिया ने एक सादा सफेद कुर्ता और फीकी पड़ चुकी जीन्स पहन रखी थी और आंगन में एक पुरानी स्कूटर के इंजन के बंद होने की आवाज आई। उसके कपड़े के जूतों पर बारिश की वजह से कीचड़ के कुछ निशान थे। उसके लंबे बाल गीले थे और कुछ लटें उसके सुंदर चेहरे पर चिपकी हुई थीं। वह अपनी पुरानी क्लास टीचर की कब्र पर श्रद्धांजलि देकर सीधे यहाँ आई थी ताकि रियूनियन में समय पर पहुंच सके। फिर भी उसे लगभग 30 मिनट की देरी हो गई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक लंबी मेज के कोने में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे बाप रे, देखो तो कौन आया है। आज भी वही खटारा स्कूटर चलाती है। इसके कपड़े तो देखो किसी बाजार से खरीदे लगते हैं, कितनी देहाती लग रही है। दबी हुई हंसी और जांचती हुई नजरों के बीच कुछ लोग एक दूसरे के करीब झुककर कानाफूसी करने लगे, जैसे कोई राज की बात कर रहे हों, लेकिन असल में वे जानबूझकर ऐसा कर रहे थे ताकि प्रिया सुन सके। अंदर से एक तीखी महिला की आवाज आई। प्रिया ने तुरंत पहचान लिया। यह रिया थी, स्कूल के दिनों की सबसे लोकप्रिय लड़की, जो अब इलाके के एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी थी। वह बाहर आई एक चमकदार लाल रंग की ड्रेस पहने हुए, जो उसके शरीर से चिपकी हुई थी। गले में मोतियों का हार चमक रहा था। उसने प्रिया को सिर से पैर तक देखा और फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ होंठ सिकोड़ लिए। बहुत दिनों बाद मिली। प्रिया, तुम तो सच में बहुत सीधी सादी हो। अगली बार ऐसी जगहों पर आओ तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहनकर आना, कहीं हमारे ग्रुप की बेइज्जती न हो जाए। कुछ हंसी की आवाजें आईं, धीमी लेकिन इतनी तेज कि माहौल में असहजता घुल गई। प्रिया का चेहरा शांत रहा। उसने बस धीरे से सिर हिलाया और मेज की ओर बढ़ गई। यहां कोई नहीं जानता था कि जिस महिला को वे नीची नजर से देख रहे थे वह एक प्रसिद्ध फैशन और रियल एस्टेट समूह की अध्यक्ष थी, जिसकी संपत्ति हजारों करोड़ की थी। उसने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई थी, यह देखने के लिए कि 15 साल बाद लोगों का एक दूसरे को देखने और व्यवहार करने का तरीका बदला है या नहीं। रोहन एक दुबला पतला लेकिन फुर्तीला लड़का, जो हाई स्कूल के 3 साल तक प्रिया के साथ बैठता था, तुरंत खड़ा हुआ और उसके लिए कुर्सी खींची। उसकी सच्ची मुस्कान ने कुछ हद तक घुटन भरे माहौल को कम कर दिया। प्रिया, यहां बैठो। बारिश बहुत तेज थी, क्या तुम तो पूरी भीग गई हो। लेकिन तुरंत ही मेज के दूसरे छोर से एक कड़वी आवाज आई। रोहन, फिर से गरीबों पर तरस आ रहा है। क्या तुम्हारी यह आदत स्कूल के दिनों से नहीं बदली? पूरा समूह हंस पड़ा। किसी ने तो हमदर्दी जताने का नाटक भी किया। ओह बेचारी, लगता है इन सालों में बहुत मुश्किलों से गुजरी है, तभी तो ऐसी खट्टारा स्कूटर चलानी पड़ रही है। प्रिया ने उन्हें देखा। उसके होंठों पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दी, बस चुपचाप बैठ गई। उसके दिल में गुस्से की बजाय ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे वह कोई पुरानी फिल्म देख रही हो। एक ऐसी फिल्म जिसमें उसने खुद मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक इसी तरह की तिरस्कार भरी नजरों के साथ पार्टी चलती रही, गिलासों के टकराने की आवाज, हंसी, मजाक का शोर, लेकिन एक कोने में रोहन की रक्षात्मक और सहानुभूति भरी नजरें थीं, जिसमें लोगों के प्रिया के प्रति व्यवहार को देखकर साफ नाराजगी झलक रही थी। वे नहीं जानते थे कि बहुत जल्द जिस व्यक्ति को वे आज नीचा दिखा रहे थे, वही उनके काम, सम्मान और भविष्य को बचाने का मौका अपने हाथों में रखने वाली थी। लेकिन अभी के लिए वे सब अपने अभिमान और घमंड में डूबे हुए थे, अनजाने में इस सीबसीज रूप से खुशहाल रियूनियन के लिए एक नाटकीय शुरुआत कर रहे थे। प्रिया के सामने संतरे के जूस का गिलास अभी भी भरा हुआ था, जिसके ऊपर झाग तैर रहा था। चारों ओर की हंसी, मजाक और छुरी कांटे की आवाजों के बीच उसे लगा जैसे वह इस जश्न से अलग हो गई हो। उसकी आंखें अनजाने में मेज पर चमकती पीली रोशनी को देख रही थीं, और फिर पुरानी यादें एक एक करके उसके दिमाग में ताजा हो गईं। उस साल प्रिया एक दुबली, पतली लड़की थी जिसके काले लंबे बाल हमेशा कसकर बंधे रहते थे, और वह स्कूल की यूनिफॉर्म पहनती थी जो कई बार धुलने से फीकी पड़ गई थी। वह हर दिन अपनी पुरानी साइकिल पर स्कूल आती थी, जिसकी चेन से खड़खड़ की आवाज आती थी। उसके माता पिता एक छोटी सी गली में गाड़ी ठीक करने की दुकान चलाते थे। उनकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए हर संभव कोशिश करते थे। इसलिए प्रिया के पास अच्छे कपड़े या महंगी चीजें नहीं थीं, और यह क्लास में उसके दोस्तों के लिए मजाक का एक आम विषय बन गया था। एक बार क्लास मॉनिटर के जन्मदिन पर पूरी क्लास ने मिलकर तोहफा खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करने का फैसला किया। प्रिया ने कम पैसे दिए क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, और वह तुरंत ही तानों का निशाना बन गई। देखो तो गरीब है तो रहने देती, इतने कम पैसे देने का क्या मतलब है, बस नाम के लिए दे रही है। प्रिया ने सब कुछ सुना लेकिन चुप रही। कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वह उन्हें पी जाती थी। खुद से कहती थी कि उसे इस अपमान के घेरे से बाहर निकलने के लिए और मेहनत करनी होगी। सौभाग्य से उसके कुछ सच्चे दोस्त भी थे, जिनमें रोहन भी था। वह हमेशा अपना लंच बॉक्स उसके साथ साझा करने, या तेज बारिश में जब उसके पास रेनकोट नहीं होता था तो उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। यह दोस्ती उस दबाव और हीन भावना से भरे वर्षों में एकमात्र उम्मीद की किरण थी। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रिया ने अपने दोस्तों की तरह पास के किसी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती थी। दिन में एक कैफे में वेट्रेस का काम करती, रात में एक रेस्टोरेंट में टेबल साफ करती, और सप्ताहांत में ट्यूशन पढ़ाती थी। उसकी इस लग ने उसे यूरोप में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप दिलाई। विदेश में रहते हुए भी प्रिया ने काम करना जारी रखा, बर्तन धोने से लेकर कड़ाके की ठंड में बर्फ के बीच पर्चे बांटने तक। भले ही यह मुश्किल था, लेकिन हर कमाया हुआ पैसा उसे अपने सपनों में निवेश करने के लिए प्रेरित करता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रिया ने एक छोटे फैशन ब्रांड के साथ अपना काम शुरू किया। खुद हर डिजाइन बनाती और हर ग्राहक का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे उसका ब्रांड प्रसिद्ध हो गया, बड़े सितारों को भी आकर्षित करने लगा, और फिर यह एक बहुराष्ट्रीय समूह बन गया जिसके कई देशों में स्टोर थे। सफलता मिलने के बावजूद प्रिया का स्वभाव नहीं बदला। जब उसे सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती थी, तब भी वह सादे कपड़े पहनती और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके कपड़ों या उसकी कार में नहीं, बल्कि उसके दूसरों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। जब वह भारत लौटी तो प्रिया ने गुमनाम रहना चुना। उसने एक गली में एक छोटा सा घर खरीदा, सुबह जल्दी उठकर टहलने जाती, कभी कभी सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाती और पड़ोसियों से एक आम इंसान की तरह बात करती थी। भले ही उसके पास 100 साल तक ऐशो
आराम से जीने के लिए पर्याप्त संपत्ति थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा शांति उस सादे जीवन में मिलती थी। जब उसे पुराने दोस्तों के ग्रुप से रियूनियन का निमंत्रण मिला तो प्रिया झिझक रही थी। वह जानती थी कि 15 साल बाद हर कोई अपने अपने रास्ते पर चला गया है। कुछ अमीर हो गए होंगे, तो कुछ अभी भी संघर्ष कर रहे होंगे। लेकिन वह यह जानने के लिए ज्यादा उत्सुक थी कि जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, क्या उन्होंने दूसरों को देखने का अपना नजरिया बदला है। उसने फैसला किया कि वह सबसे सादे रूप में जाएगी, अपने पड़ोसी से एक तेपुत आने पुरानी स्कूटर उधार लेकर, एक सफेद कुर्ता और जीन्स पहनकर, जैसे वह स्कूल के दिनों में पहनती थी। उसने कोई ब्रांडेड बैग नहीं लिया, कोई महंगी ज्वेलरी नहीं पहनी और यह भी नहीं बताया कि वह कौन है, ताकि वह लोगों की प्रतिक्रिया को सबसे सच्चे रूप में देख सके। बगल की मेज पर दोस्तों के समूह की हंसी ने प्रिया को वर्तमान में वापस ला दिया। रिया की एक और नजर उसकी ओर आई, अभी भी सिर से पैर तक उसे आंक रही थी। प्रिया ने धीरे से सांस छोड़ी। पानी का एक घूंट पीते हुए उसे अपने पिता की बात याद आई, जो उन्होंने मरने से पहले कही थी। बेटा, लोगों के तुम्हें नीचा दिखाने से मत डरना। वे जितना तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे पास उन्हें गलत साबित करने का उतना ही बड़ा मौका होगा। उस आलीशान जगह के बीच प्रिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनी रही, जैसे कि अतीत और वर्तमान दोनों मिलकर आने वाली घटनाओं के लिए तैयारी कर रहे हों। पार्टी अपने चरम पर थी। मेज पर सजे व्यंजन समुद्री भोजन और आयातित मांस से भरे थे, जिन्हें खूबसूरती से सजाया गया था। जब सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, तो गिलासों के टकराने की आवाजें आ रही थीं, साथ ही अपनी उपलब्धियों, घरों और कारों की डींगें हाँकने की बातें भी हो रही थीं। रिया की आवाज अचानक उस माहौल में गूंजी, धीमी लेकिन स्पष्ट। सच कहूं तो प्रिया, रियूनियन एक मौका होता है जब हम सब पीछे मुड़कर देखते हैं। जो सफल हैं वे अपनी छवि बनाए रखना जानते हैं, और जो उतने भाग्यशाली नहीं हैं उन्हें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ताकि दूसरों का मजा खराब न हो। उसने शराब का एक घूंट लिया। उसकी नजर प्रिया पर से गुजरी, जैसे यह कहना चाहती हो कि उसकी उपस्थिति इस शानदार पार्टी में एक धब्बे की तरह है। पूरी मेज कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर कुछ कोनों से दबी हुई हंसी सुनाई दी। सामने बैठी एक लड़की, जो अब एक बैंक में काम करती थी, अचानक बोली, जैसे उसे कुछ याद आया हो। अरे क्यों ना हम क्लास फंड के लिए पैसे इकट्ठा करें, हर कोई कुछ 1000 रुपए दे, ताकि अगली बार जब हम मिलें तो कोई झंझट न हो। फिर वह प्रिया की ओर मुड़ी। उसकी मुस्कान में थोड़ी दया थी। प्रिया शायद मुश्किल में है, तुम थोड़ा कम भी दे सकती हो। सबकी नजरें प्रिया पर टिक गईं। कुछ उसे झूठी हमदर्दी से देख रहे थे, कुछ अपनी हंसी दबा रहे थे। माहौल ऐसा था जैसे वे उसके द्वारा बताई जाने वाली राशि का इंतजार कर रहे हों, ताकि उसे आंक सकें। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ट्रांसफर फॉर्म पर दूसरों के बराबर की राशि लिख दी। लेकिन इस हरकत से भी तिरस्कार कम नहीं हुआ। जब पार्टी खत्म होने वाली थी तो वेटर बिल लेकर आया, जो हजारों का था। जिस व्यक्ति ने फंड इकट्ठा करने का सुझाव दिया था, उसने कहा कि बिल को बराबर बांट लेना चाहिए। रिया तुरंत बीच में बोली, व्यंग्यात्मक हंसी के साथ, छोड़ो प्रिया को रहने दो, हम लोग दे देंगे, समझो दान कर दिया। आवाज तो नरम थी लेकिन अपमान से भरी हुई थी। रोहन ने गुस्से में अपना गिलास मेज पर जोर से रखा। उसकी आंखों में आग थी। तुम्हें ऐसा कहने की क्या जरूरत है? प्रिया हमारी दोस्त है। यह भेदभाव क्यों? रिया ने बस कंधे उचका दिए, जैसे उसे कोई परवाह न हो, लेकिन उसके होंठों पर एक विजयी मुस्कान थी। प्रिया अभी भी चुप बैठी रही। वह जानती थी कि अगर उसने अभी प्रतिक्रिया दी तो यह सब एक शोर शराबे वाले झगड़े में बदल जाएगा, और वह खुद को उन अपमानजनक शब्दों के स्तर तक नहीं गिराना चाहती थी। इसके बजाय उसने अपना पानी खत्म किया और जल्दी जाने के लिए सबसे विदा लेने के लिए खड़ी हो गई।
लेकिन जैसे ही प्रिया मुड़ी, रिया ने अपने दोस्तों के समूह से बात करना जारी रखा। आवाज धीमी थी, लेकिन प्रिया के कानों तक पहुंचने के लिए काफी थी। इन दिनों मेरे पति बहुत परेशान हैं। उनका सैकड़ों करोड़ का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फंड की कमी से अटक गया है और बैंक भी सख्ती कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी भी ठीक हैं, मुझे अपनी छवि तो बनाए रखनी ही है। प्रिया ने सब कुछ साफ साफ सुना। रिया की आवाज में दिखावा तो था, लेकिन थोड़ी चिंता भी छिपी थी। वह एक पल के लिए रुकी और फिर बाहर चली गई। कोई नहीं जानता था कि प्रिया के दिमाग में एक फैसला हो चुका था। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। होटल की पीली रोशनी गीली सड़क पर चमक रही थी। प्रिया धीरे धीरे पार्किंग में गई, जहां उसकी पुरानी स्कूटर चमकदार कारों की कतार के बीच विनम्रता से खड़ी थी। उसने बारिश में ही स्कूटर स्टार्ट की। इंजन की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी, जैसे वह उस अपमान भरे माहौल को पीछे छोड़ आई हो। ठंडी हवा उसके डेल आए चेहरे से टकराई। बारिश ने उसके कंधे भिगो दिए, लेकिन प्रिया के होंठों पर एक मुस्कान थी। यह खुशी की मुस्कान नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसे अब पता था कि उसे क्या करना है। आज रात की कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, और जिन लोगों ने उसे नीचा दिखाया था, वे जल्द ही एक पता था ऐसा सबक सीखेंगे जिसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। उस रियूनियन के 3 हफ्ते बाद मुंबई की गर्मी वैसी ही थी, लेकिन प्रगति ग्रुप के दफ्तर में माहौल ठंडा और शांत था। 25वीं मंजिल पर बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम था। कांच की दीवारों से शहर का नजारा दिखता था। लंबी मेज अखरोट की लकड़ी से बनी थी और चमड़े की हर कुर्सी करीने से रखी हुई थी। रिया ने अपनी ड्रेस ठीक की और अपने पति के सहायक के पीछे पीछे अंदर चली गई। उसके चेहरे पर अभी भी आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में चिंता की लहरें उठ रही थीं। उसके बेज पोछना पति की कंपनी एक विशाल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फंसी हुई थी। बैंक ने फंडिंग रोक दी थी और कई साझेदार पीछे हट गए थे। उनकी एकमात्र उम्मीद अब किसी बड़े समूह से निवेश प्राप्त करना था, और प्रगति ग्रुप इस सूची में सबसे ऊपर था। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और अंदर मुख्य कुर्सी पर एक महिला बैठी थी, जिसने एक सुंदर सफेद सूट पहना हुआ था। उसके बाल ऊंचे जूड़े में बंधे थे और उसकी आंखें तेज लेकिन सौम्य थीं। रिया ने जैसे ही उसे देखा, वह चौंक गई। वह प्रिया थी। रिया का शरीर एक पल के लिए सुन्न हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके दिमाग में अपनी ही हंसी और ताने गूंजने लगे, जो उसने 1 महीने से भी कम समय पहले कसे थे। वह दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गया जब प्रिया एक मुड़ी तुड़ी कमीज पहने खटारा स्कूटर पर होटल के दरवाजे पर झिझकते हुए खड़ी थी। लेकिन अब वही व्यक्ति अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने फाइलों का ढेर था और उसके बगल में सहायकों और वित्तीय निदेशकों की एक टीम थी। ग्रुप की सहायक ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया। रिया, मैडम, यह प्रगति ग्रुप की अध्यक्ष प्रिया हैं। वह आज सीधे आपके सहयोग के प्रस्ताव को सुनेंगी। रिया ने मुश्किल से थूक निगला। उसके हाथ में पकड़ा पर्स कस गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। आखिर में वह बस धीरे से नमस्ते कह सकी और सिर झुका लिया। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं था और उसकी आंखें शांत थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बैठिए, चलिए शुरू करते हैं। बैठक शुरू हुई। रिया ने बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट की मुश्किलें और सहयोग के प्रस्ताव के बारे में बताया। शुरू में उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और पेशेवर दिखने की कोशिश की। प्रिया ध्यान से सुन रही थी, बीच बीच में नोट्स ले रही थी। जब रिया ने अपनी बात खत्म की तो वह कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी धीरे से बोली, साझा करने के लिए धन्यवाद। इस प्रोजेक्ट में क्षमता है, लेकिन मुझे कुछ कमजोरियां दिख रही हैं। उसने स्पष्ट रूप से विश्लेषण करना शुरू किया। कानूनी प्रक्रियाएं अधूरी थीं, बाजार के जोखिम का मूल्यांकन कम किया गया था और पूंजी का आवंटन सही नहीं था।
हर टिप्पणी रिया के आत्मविश्वास पर एक वार की तरह थी, लेकिन उसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। बस एक ऐसे व्यक्ति की स्पष्टवादिता थी जो उद्योग को अच्छी तरह समझता था। फिर प्रिया कुछ सेकंड के लिए रुकी, उसकी नज़र सीधे रिया पर थी। आपको एक ऐसे साथी की जरूरत है जो न केवल पैसा लगाए, बल्कि कानूनी और ब्रांडिंग की गारंटी भी दे है। न प्रगति ग्रुप मदद कर सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। रिया ने सांस रोककर अगले वाक्य का इंतजार किया। मेरी शर्त यह है कि सभी वित्तीय गतिविधियां पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए और आपको मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा ग्रामीण इलाकों के गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फंड स्थापित करने के लिए देना होगा। रिया स्तब्ध रह गई, उसे बदले की कोई भावना नहीं दिखी। कोई ताना नहीं था, बस एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज थी। प्रिया की एक अलग छवि उसके दिमाग में उभरी। वह लड़की जो रियूनियन में चुपचाप बैठी थी, सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के बावजूद कोई जवाब नहीं दे रही थी। शर्मिंदगी की भावना ने उसका गला भर दिया। रिया की आंखों में आंसू आ गए, उसने सिर हिलाया, उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। मैं सहमत हूं। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। ठीक है, तो हम कानूनी विभाग के साथ विवरण पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि यह एक सार्थक सहयोग की शुरुआत होगी, न केवल व्यापार के लिए बल्कि उन बच्चों के लिए भी जिन्हें अवसर की आवश्यकता है। रिया ने धीरे से सिर झुकाया। वह आभारी भी थी और शर्मिंदा भी। वह समझ गई कि आज का सबक सिर्फ एक अनुबंध में नहीं था, बल्कि इस बात में था कि एक व्यक्ति अपमानित होने के बावजूद बदला लेने के बजाय माफी को कैसे चुन सकता है। सहयोग के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद रिया अभी भी बैठक कक्ष में बैठी रही। उसके दोनों हाथ आपस में गुंथे हुए थे, जैसे वह सारी हिम्मत जुटा रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सीधे प्रिया की ओर देखा। प्रिया, मुझे माफ कर दो। रियूनियन के दिन मैंने बहुत गलत बातें कहीं। एक अमीर आदमी से शादी करने के बाद मैंने खुद को दूसरों को आंकने का अधिकार दे दिया था। मैं भूल गई थी कि एक समय था जब मैं भी पुराने कपड़े पहनती थी और अपनी किस्मत बदलने का सपना देखती थी। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब अध्यक्ष और साथी की दूरी नहीं थी, बल्कि दो पुरानी दोस्तों की भावना थी। हर कोई परिस्थितियों के कारण बदल जाता है। पैसा लोगों को बदल सकता है, लेकिन दयालुता ही हमें लंबे समय तक बनाए रखती है। आखिर में जो बचता है वह हमारे बैंक खाते में पैसा नहीं है, बल्कि वह है जो हम दूसरों के दिलों में छोड़ जाते हैं। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसके गालों पर आंसू लुढ़क आए। इस समय उसे प्रिया न केवल अपनी कंपनी को बचाने वाली के रूप में दिखी, बल्कि माफी की एक ऐसी मिसाल के रूप में भी दिखी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। 1 महीने बाद उनके पुराने हाई स्कूल के मैदान में गुलमोहर के पेड़ों पर फूल खिलने लगे थे। झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। सफेद यूनिफॉर्म पहने छात्र मैदान में करीने से कतार में खड़े थे। मंच पर प्रिया और रिया 20 गरीब और मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप के लिफाफे दे रही थीं। हर छात्र जिसका नाम पुकारा जाता, उसका चेहरा खिल उठता, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक होती। नीचे रोहन, वह लड़का जिसने रियूनियन में प्रिया का बचाव किया था, कार्यक्रम का समन्वय कर रहा था। समारोह के बाद प्रिया उसके पास गई, मुस्कुराई और रोहन को अपने समूह के सामुदायिक परियोजनाओं का निदेशक बनने के लिए आमंत्रित किया। रोहन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए तुरंत हामी भर दी। वह जानता था कि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उस अच्छाई को फैलाने का एक मौका था जिसका प्रिया हमेशा पालन करती आई थी। जब आखिरी छात्र को स्कॉलरशिप मिल गई तो प्रिया चुपचाप स्कूल के मैदान को देखती रही। 15 साल पहले की यादें ताज़ा हो गईं, जब वह एक पुरानी सफ़ेद कमीज पहने क्लास के कोने में बैठी रहती थी, चुपचाप अपने दोस्तों को उन यात्राओं के बारे में बात करते सुनती थी जिनमें वह शामिल नहीं हो सकती थी।
आज यही जगह एक नई यात्रा की शुरुआत बन गई थी, खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को अवसर देने के लिए। जाने से पहले रिया प्रिया के पास आई और धीरे से कहा, मुझे दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद, व्यापार में भी और जीने के तरीके में भी। मैं यह सबक कभी नहीं भूलूंगी। प्रिया बस मुस्कुराई। हर कोई सीखने और बदलने का हकदार है। महत्वपूर्ण यह है कि हम में हिम्मत है या नहीं। आखिरी दृश्य में प्रिया स्कूल की पार्किंग से अपनी पुरानी स्कूटर निकाल रही थी। उसने अपना पुराना हेलमेट पहना, इंजन स्टार्ट किया और पेड़ों की छाया वाली सड़क पर चली गई। ऐसा नहीं था कि उसके पास महंगी कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, बल्कि यह उसका खुद को याद दिलाने का तरीका था कि सादगी ही उसे चकाचौंध के बीच जमीन से जोड़े रखती है। एक धीमी लेकिन गहरी आवाज गूंज उठी, किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भविष्य में अपने ही मददगार के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हों। और कभी कभी सबसे कीमती चीज वह नहीं होती जो हमारे पास है, बल्कि वह होती है कि हम इस सफर में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सब यह कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें जरूर दें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा सुखी और सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे हम सब के साथ साझा करना न भूलें। हमें आपकी कहानियां सुनने का इंतजार रहेगा।